अविराम वाणी पर आपका हार्दिक स्वागत है। अविराम साहित्यिकी के इस YouTube मंच पर मैं उमेश महादोशी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आप सब मित्रगण समय समय पर अपनी पुस्तकें प्रकाशित करते हैं और बड़ी सद्भाव के साथ तमाम मित्रों को, पत्र पत्रिकाओं को, संपादकों को आप भेजते हैं। एक उम्मीद रहती है कि जिन लोगों को आपकी पुस्तकें भेजी गई हैं वो लोग उन पुस्तकों पर कुछ अपनी राय दें, उनका कुछ ऐसा उपयोग करें जिससे अन्य मित्रों तक आपकी पुस्तक की जानकारी पहुंच सके। और ये अपेक्षा बड़ी स्वाभाविक है। बड़ी परिश्रम से किताबें तैयार की जाती हैं, पैसा खर्च किया जाता है इन्हें प्रकाशित कराने में, उसके बाद भेजने में भी इन पर पैसा खर्च होता है। तो ऐसी स्थिति में हम सब जो दूसरों की किताबें प्राप्त करते हैं, मित्रों की किताबें प्राप्त करते हैं, हमारा ये कर्तव्य बन जाता है कि हम इन पुस्तकों की जानकारी दूसरे लोगों को उपलब्ध करवाएं और इन पुस्तकों की वास्तविकता भी सार्वजनिक रूप से सामने लेकर आए। तो मित्रों, मैंने इस दिशा में सोचते हुए ये निर्णय लिया कि क्यों न हमारे पास जो पुस्तकें हैं उनकी हम एक आभासी प्रदर्शनी का आयोजन करें और इन उपलब्ध पुस्तकों की कुछ जानकारी आप लोगों तक पहुंचाएं। हालांकि जहां पर मैं खड़ा हुआ हूं, इस कक्ष में लगभग 1000 पुस्तकें मौजूद हैं, लेकिन सभी पुस्तकों को अभी आप लोगों तक प्रदर्शित कर पाना एक प्रदर्शनी में मेरे लिए संभव नहीं था। इसलिए केवल उन पुस्तकों को मैंने आज की इस प्रदर्शनी में रखा है जो आसानी से बाहर रखी हुई थी, मेरी टेबल वगैरह पर पड़ी हुई थी, उन्हीं को मैंने अभी एकत्रित किया है। भविष्य में हम प्रयास करेंगे कि इन पुस्तकों को विधावार वर्गीकृत करके और एक एक विधा की पुस्तकों को आप लोगों के सामने तक उनकी जानकारी हम पहुंचाएं। तो आज की ये जो पुस्तकें मेरे ख्याल से 100-150 के आसपास होंगी, इन पुस्तकों में से कुछ की हम चर्चा भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि इनका कवर पृष्ठ आप लोगों को जरूर दिखा सकें। तो ये कुछ पुस्तकें जो पहले ही स्थान पर रखी हुई हैं, इनमें ये सारी 4-5 किताबें हैं जो वरिष्ठ साहित्यकार हमारे गुरुदेव डॉक्टर योगेंद्र नाथ शर्मा अरुण जी की पुस्तकें हैं। ये वैदुष्यमणि विद्योत्मा एक महाकाव्य की शैली में लिखा गया प्रबंध काव्य है। ये दूसरा गीत संग्रह है जो उन्होंने अपनी सहधर्मिणी डॉक्टर आशा शर्मा, जो कि हमारी गुरु माता थी, उनकी स्मृति में लिखे गए गीतों का संग्रह है। अक्षर अक्षर को अमर, ये गुरु जी की कुछ गजलों का संग्रह है। और अंधियारों से लड़ना सीखें, ये भी एक गजल संग्रह है। तो ये 4 पुस्तकें यहाँ उनकी रखी हुई हैं। इनमें से ये जो वैदुष्यमणि विद्योत्मा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, इस मायने में कि हमारे साहित्य में भी और देश में भी महिलाओं के संदर्भ में बहुत सारी ऐसी चीजें प्रचलित रही हैं जिससे कि उनकी छवि को कई बार आघात पहुंचता है। इसमें विद्योत्मा भी शामिल है। बहुत बड़ी विदुषी थी, ये हम सब जानते हैं, लेकिन एक धारणा उनके बारे में बना ली गई कि कालिदास जब वो विद्वान नहीं थे तो उस वक्त उनकी मूर्खता की बात पता चलने पर विद्योत्मा ने उन्हें घर से निकाल दिया था, प्रताड़ित किया था, और उसके बाद वो उस प्रताड़ना के वजह से ही उन्होंने साधना की और साधना करके वो कालिदास तक की यात्रा करके
विश्व में प्रसिद्ध हुए। लेकिन गुरु जी ने जो इस महाकाव्य में लिखा है वो उन्होंने इस तथ्य को उसकी वास्तविकता तक ले जाने का प्रयास किया है और ये स्थापित किया है कि कालिदास को कालिदास बनाने वाली विद्योत्तमा ही थी। कालिदास ने इस महाकाव्य में स्वयं अपने आप को विद्योत्तमा का निर्माण स्वीकार किया है। एक बात हम लोग भी थोड़ा तार्किक ढंग से सोचें तो एक विद्वान अपने साथ किसी तरह के छलकपट होने पर किससे बदला लेना चाहेगा? ये बदले की भावना हो तो स्वाभाविक है कि वो लोग जो षड्यंत्र के पीछे होते हैं, जो षड्यंत्र के भागीदार होते हैं, जो माध्यम बनाया जाता है, वो उतना दोषी नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में यदि विद्योत्तमा ने उन लोगों से अपने साथ हुए छल का बदला लेने के लिए यदि कालिदास को ही माध्यम बनाया तो ये मैं समझता हूं कि तार्किक ढंग से समझा जा सकता है कि एक मूर्ख को विद्वान बना करके ही अपने साथ हुए छल कपट का बदला लिया जा सकता है। यही चीज इस महाकाव्य में जो कुछ भी कहा गया है और विद्योत्तमा को एक सकारात्मक और एक चमत्कारिक व्यक्तित्व के रूप में जो स्थापित करने का प्रयास किया गया है वो हमारी भारतीय मान्यताओं, भारतीय संस्कृति के अनुरूप भी है और एक विद्वान जिस तरीके से सोचता है उसके अनुकूल भी है। तो ये पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसमें विद्योत्तमा को एक बहुत ही सकारात्मक चरित्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है। बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है, उसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। हिंदी साहित्य निकेतन 16 साहित्य बिहार बिजनौर उत्तर प्रदेश में इसे प्रकाशित किया है। आगे कुछ पुस्तकें और हैं हमारे पास। ये एक काका संग्रह है। हाइकू और उससे जुड़ी विधाओं में हमारे देश में काफी काम हुआ है और उनमें सर्वाधिक काम और सर्वश्रेष्ठ कार्य मुझे लगता है अगर किसी ने किया है तो वो डॉक्टर सुधा गुप्ता जी है। कई ब्लॉग, कई संकलन, कई संग्रह प्रकाशित करने में हालांकि और लोगों ने भी महत्वपूर्ण काम किया है, जिनमें सर्वाधिक काम करने वाले भाई रामेश्वर काम्बोज हिमांशु जी हैं। उन्हीं के माध्यम से मुझे बहुत सारी पुस्तकें यहाँ प्राप्त हुई हैं, जिनमें से ये पुस्तक भी शामिल है और इसमें 7 छेद बाली में शीर्षक से इन्होंने सुधा दीदी ने अपना संग्रह प्रस्तुत किया है, जिसमें कई अध्यायों में बांट करके उन्होंने अपने काका प्रस्तुत किए हैं। नीराजना, बांसुरी, अष्टक, राधिका और कान्हा, प्रकृति परी, शैशव, यौवन और सपने, दुख मेरे अपने और आखिरी अध्याय है सच से मुठ गए। बहुत खूबसूरत काका है, पढ़ेंगे आप लोग तो अच्छा लगेगा। निरुपमा प्रकाशन मेरठ ने इस संग्रह को प्रकाशित किया है। एक हाइकू को जब हम एक अलग तरीके से चित्रात्मक रूप में प्रस्तुत करते हैं, या तो किसी फोटो या किसी चित्र की जो अंतः भावना उसके अंदर जो निहित होती है उसको हम हाइकू के रूप में प्रस्तुत करके उसी चित्र या उसी फोटो पर जब हम उस हाइकू को लिखते हैं तो इसको हाइगा कहा जाता है। ये हाइगाओं का संग्रह है। इसमें डॉक्टर सुधा गुप्ता जी ने अपने हाइका संकलित किए हैं और बहुत अच्छा संग्रह है। आप देखेंगे कि इसके अंदर बड़े खूबसूरत चित्र हैं। ये कांचनाग फूलों से ऐसा लदा पत्ते गाए, तो ये उनका तांका संग्रह है। इस तांका संग्रह को भी निरुपमा प्रकाशन 506/13 शास्त्री नगर मेरठ ने प्रकाशित किया है। सुधा गुप्ता जी ने ही एक बहुत महत्वपूर्ण काव्यकोश हाइकू का प्रकाशित किया था, जिसे हिंदी हाइकू प्रकृति काव्यकोश नाम से उन्होंने प्रस्तुत किया। डॉक्टर उर्मिला अग्रवाल जी ने
इस पुस्तक के संपादन, प्रकाशन, प्रस्तुतिकरण में काफी योगदान किया है और दोनों लोगों ने मिलकर के ही ये पुस्तक प्रकाशित की है। इसमें जो पंच महाभूत माने गए हैं, चित्त जल पावक गगन शमीरा, उन पांचों तत्वों को लेकर के अलग अलग हाइकू इस पुस्तक में प्रकाशित किए गए हैं। उसके बारे में काफी जानकारी दी गई है। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण संकलन है। इस संकलन को भी अयन प्रकाशन, दिल्ली के अयन प्रकाशन बहुत प्रसिद्ध प्रकाशन है, उन्होंने 1/20 मेहरौली नई दिल्ली, ये पता है उनका, उन्होंने ये प्रकाशित किया है। हाइकू में बहुत अधिक काम करने वाले, सैकड़ों लोगों को हाइकू विधा से जोड़ने वाले अग्रज रामेश्वर काम्बोज हिमांशु का मैं घर लौटा, ये नाम से ये कविता संग्रह है। उन्होंने हाइकू के साथ कई विधाओं में, कविता, कांका, माहिया, इस तरह कई विधाओं में काम किया है। लघुकथा में उनका काम बहुत चर्चित है। तो ये उनका काव्य संग्रह है, मैं घर लौटा। उनका एक हाइकू संग्रह हमारे पास मौजूद है, बंद कर लो द्वार। ये भी हिंदी साहित्य निकेतन, 16 साहित्य विहार बिजनौर ने प्रकाशित किया है। इसमें उनके बहुत खूबसूरत हाइकू संग्रहित हैं। लघु कथा में बहुत चर्चित नाम रहा है। लघु कथा की स्थापना में, उसके आंदोलन में काफी महत्वपूर्ण योगदान करने वाले डॉक्टर सतीश दुबे से कौन नहीं परिचित है। लेकिन डॉक्टर सतीश दुबे साहब ने हाइकू में भी काफी काम किया है। ये उनका 717 हाइकू का एक संग्रह 717 हाइकू मंत्रम नाम से आया था कभी, जिसमें बहुत खूबसूरत हाइकू उनके संग्रहित हैं। इस पुस्तक को पार्वती प्रकाशन 73A द्वारकापुरी, सुदामा नगर, इंदौर ने प्रकाशित किया था। एक और कांका संग्रह हमारे पास है, हवा गाती है, सुदर्शन रत्नाकर जी, जो कि बड़ी प्रसिद्ध कवयित्री हैं, उनका ये संग्रह है। इसे भी अयन प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। अयन प्रकाशन का पता मैंने भी आपको बताया था, वहां से ये प्राप्त की जा सकती है पुस्तक। तारों की चूनर बहुत अच्छी कवयित्री हैं और हाइकू में उन्हें बड़ी अच्छी महारत हासिल है। और चित्रों के साथ, हर हाइकू के साथ एक चित्र भी इस पुस्तक में आपको मिलेगा। ये तारों की चूनर शीर्षक से डॉक्टर भावना कुंवर का हाइकू संग्रह है। तो ये मित्रों कुछ हाइकू से जुड़ी हुई कुछ किताबें थी हमारे पास, जो मैंने आपको परिचय कराया इनका। एक काव्य में एक विधा है, बल्कि छंद कहिए उसको, जनक छंद। डॉक्टर ओम प्रकाश भाटिया अराज बहुत प्रसिद्ध कवि हैं और उन्होंने लिपि पर भी बहुत काम किया है, शोधपरक काम किया है, बड़े विद्वान हैं। उन्होंने इस छंद को इजाद किया था कई वर्ष पहले, और उनके दो संग्रह, जिनमें दोनों संग्रहों में 1008 बल्कि 1080 ये पहला सहस्त्रक था, जिसमें 1080 जनक छंद है। ये दूसरा सहस्त्रक है उनका, जिसमें 1080 छंद है। ये उनका जनक छंद का संग्रह है। और कई अन्य लोगों को भी उन्होंने, मेरे ख्याल से शताधिक कवियों को जनक छंद से जोड़ा है। और इस जनक छंद से जुड़ने वाले कवियों में जो कुछ प्रमुख कवि रहे हैं, उनमें से शिवशरण सिंह चौहान, अंशुमाली, इन्होंने एक संकलन निकाला था, जिसमें बहुत सारे कवियों के जनक छंद मौजूद हैं। एक जनक सतसई नाम से मुखराम माकड़ माहिर साहब का जनक छंद संग्रह आया था। पंडित ज्वाला प्रसाद सांडिल देव जनक छंद में हरि कृपा, ये उनका संग्रह था। मुखराम माकड़ माहिर साहब का ही एक 1111 जनक छंदों का एक ये संग्रह भी आया है। और बहुत प्रसिद्ध कवि हैं, गजलकार हैं, गीतकार हैं, डॉक्टर ब्रह्मजीत गौतम साहब,
उन्होंने भी जनक छंद पर काफी काम किया है, बल्कि समालोचना का काम संभवतः सर्वाधिक डॉक्टर ब्रह्मजीत गौतम जी ने ही किया है। ये उनका संग्रह है जनक छंद की साधना शीर्षक से। तो ये कुछ जनक छंद की पुस्तकें हैं मित्रों। एक काव्य में विधा है क्षणिका। क्षणिका पर भी आजकल काफी काम चल रहा है। ये डॉक्टर उमेश महादोशी यानी कि खुद मेरा क्षणिका संग्रह कभी आया था, आकाश में धरती नहीं है, 1991 में प्रकाशित हुआ था। उसी दौरान एक छोटा सा क्षणिका संकलन भी सीपियां और सीपियां नाम से प्रकाशित हुआ था। उसके बाद सुप्रसिद्ध कवि डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा साहब का एक कविता संग्रह आया था, उसके लिए इसकी बहुत सारी जो रचनाएं हैं वो क्षणिका के करीब हैं। एक क्षणिका संग्रह सुप्रसिद्ध क्षणिकाकार और व्यंग्यकार भाई चक्रधर शुक्ल का आया था, अंगूठा दिखाते समीकरण। एक और बड़े अच्छे कवि हैं और क्षणिकाकार हैं, क्षणिकाएं बहुत ज्यादा लिखी हैं उन्होंने। टूटे हुए तार, ये डॉक्टर बेचैन कांड्याल साहब का क्षणिका संग्रह है। इसमें उनकी बेहद खूबसूरत क्षणिकाएं प्रकाशित हैं। सुप्रसिद्ध कवित्री डॉक्टर मिथिलेश दीक्षित का क्षणिका संग्रह है सिंधु शिल्पी में, समन्वय प्रकाशन गाजियाबाद से प्रकाशित है। ये सुप्रसिद्ध कवि कथाकार नरेश कुमार उदास जम्मू कश्मीर में रहते हैं। ये माँ आकाश कितना बड़ा है, ये इनका पहला क्षणिका संग्रह था, जिसमें इनकी काफी सारी अच्छी क्षणिकाएं लगभग 250 के करीब संग्रहित हैं। बिंदु में सिंधु, ये क्षणिका संकलन संपादित किया था डॉक्टर शैलेंद्र गुप्त ने, जो कि क्षणिका के क्षेत्र में काफी अच्छा काम कर रहे हैं। इसमें बहुत सारी कवियों की क्षणिकाएं आपको मिलेंगी। तब तो ताज प्रकाशन इलाहाबाद से ये प्रकाशित है। खिड़की से झांकते ही, सुप्रसिद्ध कवियत्री डॉक्टर सील कौशिक का क्षणिका संग्रह है। बहुत खूबसूरत क्षणिकाएं इसमें हैं। प्रकृति के कई तरह के बिंब हैं इन क्षणिकाओं में, और निश्चित रूप से बहुत प्रभावशाली क्षणिका संग्रह है। जैसा मैंने देखा, एक और अच्छे क्षणिकाकार माने जाते हैं शिव गोरले साहब। शिव गोरले जी का ये संग्रह है क्षणिकाओं का। कानपुर के सुप्रसिद्ध कवि डॉक्टर बीएन सिंह जी का ये चकनिया शीर्षक से कविता संग्रह आया था, जिसमें हालांकि वो क्षणिका शब्द से सहमत नहीं है उसके उपयोग से, लेकिन बहुत सारी रचनाएं हमारी दृष्टि में इस संग्रह के अंदर रहती हैं जो क्षणिका ही है। बहुत अच्छा संग्रह है ये भी। एक और क्षणिका संग्रह है बनारस के श्री ऋषभ शरण जी, दूरी मिट गई। ये उनका बहुत महत्वपूर्ण कविता संग्रह था, जिसमें अधिकांश रचनाएं क्षणिका हैं। अभिधा प्रकाशन से प्रकाशित है ये। तो ये कुछ बाल साहित्य की कुछ पुस्तकें हैं मेरे पास। माणा में मड़का, ये एक यात्रा वृतांत जैसा औपन्यासिक रचना है, जो बच्चों के लिए डॉक्टर बलराम अग्रवाल जी ने सृजित की है। और इसमें उत्तराखंड की पूरी यात्रा एक तरह से शामिल हो जाती है, इसलिए बहुत रोचक और बहुत ही खूबसूरत पुस्तक है ये। बच्चों की दृष्टि से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मृत्यु रहस्य पर कुछ एकांकी लिखे थे सुप्रसिद्ध साहित्यकार कवि महाकवि श्री कृष्ण सरल जी ने। ये उनकी पुस्तक है।
नेताजी का मृत्यु रहस्य। इसके अंदर उनके बहुत सरल भाषा में लिखे गए करीब 7 एकांकी शामिल हैं। डॉक्टर योगेंद्र नाथ शर्मा अरुण जी, गुरु जी हमारे, बाल साहित्य पर भी काफी सृजन किया है उन्होंने। ये उनका एक कथा संग्रह है महाविजय, और दूसरा कविता संग्रह ये सभी धर्म महान, ये भी अरुण जी का है। इसके अलावा उनका एक कविता संग्रह भी मेरे पास है, अंधियारों में राह दिखाएं। इसमें बाल कविताएं उनकी संग्रहित हैं। बहुत अच्छे अच्छे बिंबों के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से बच्चों को मनोरंजन और उनको मार्गदर्शन देने की चेष्टा इन कविताओं में मिलती है। सुप्रसिद्ध कवि श्री कृष्ण कुमार त्रिवेदी, इन्होंने भी बाल साहित्य पर बहुत कुछ लिखा है। ये उनका एक बड़ा मूर्ख कौन कथा संग्रह है, बाल कथाओं का संग्रह है। एक दूसरा बाल कथा संग्रह है उनका मधुमक्खियों की वापसी। ये नेशनल बुक ट्रस्ट ने प्रकाशित किया है, और ये जो पहले वाला संग्रह है ये भी नेशनल बुक ट्रस्ट से प्रकाशित है। ये बाल कथाएं, रोचक बाल कथाएं, कपिराज रामेश्वर काम्बोज हिमांशु जी का बाल कथा संग्रह है। अक्ल बड़ी या भैंस, सुकेश साहनी जी का संग्रह है। ये भी बाल कथाओं का संग्रह है। बहुत अच्छी बाल कथाएं इसके अंदर हैं। डॉक्टर नागेश पांडे संजय बाल साहित्य के विशेषज्ञ माने जाते हैं। इनका कविता संग्रह है, बच्चों की कविताएं इन्होंने संकलित की हैं कई सारे कवियों की। तो ये भी एक बहुत खूबसूरत संकलन है। दादी की प्यारी गौरैया, चक्रधर शुक्ल की बाल कविताएं इस संग्रह में संग्रहित हैं। हमारे अपने शहर के बाल साहित्यकार भी हैं, मूलतः लोककथाकार माने जाते हैं, भाई शराफत अली खान। उनकी कुछ बाल कथाएं इसमें हैं। शराफत अली खान की श्रेष्ठ बाल कथाएं, काफी खूबसूरत बाल कथाएं उनकी शामिल हैं इस संग्रह में। बरेली के ही बाल साहित्यकार जो फिल्मों में भी काम करते हैं, फिल्मों के लिए लेखन का काम करते हैं, और मूल रूप से बाल साहित्य में उन्होंने काफी सारा काम किया है। हालांकि कुछ अन्य विधाओं में भी, हाइकू, कविता वगैरह में भी उनका काम है, लेकिन ये उनकी प्रेरक कहानियां, बुद्धमिल मसीह की प्रेरक बाल कहानियां, ये उनकी बाल कहानियों का संग्रह है, जिसमें करीब 10 बाल कहानी संग्रहित हैं। डॉक्टर ज्वाला प्रसाद सांडिल दिव्य हरिद्वार के लब्ध प्रतिष्ठित कवि कथाकार हैं। उन्होंने भी बाल साहित्य पर काफी काम किया है। तो उनकी बाल कविताएं इस संग्रह में, अंकुर बाल काव्य संग्रह, इसके अंदर संग्रहित हैं। डॉक्टर सतीश चंद्र शर्मा सुधांशु काफी कुछ साहित्य में कर रहे हैं। एक पत्रिका भी निकालते हैं आप। यहाँ से बरेली के पास में ही बदायूं जिला है, जहाँ एक कस्बा है बिशौली, वहाँ से निकालते हैं, और ये बाल साहित्य पर भी काफी काम करते हैं। ये उनका चिल्लम ठिल्ला बड़ा चिविल्ला, ये उनकी कविताओं का संग्रह है, बाल कविताओं का। शीर्षक ही बताता है कि कितनी मनोरंजक कविताएं इसके अंदर होंगी। सुप्रसिद्ध साहित्यकार मधुकांत जी की मेरी बाल शैक्षिक कविताएं, ये एक छोटा सा संग्रह है जिसमें उन्होंने बच्चों से संबंधित कविताएं संग्रहित की हैं। ये कुछ विविध पुस्तकें हैं। 20वीं सदी का उत्तरार्ध और हिंदी कविता समालोचनात्मक पुस्तक है, जिसमें डॉक्टर सुधा गुप्ता जी ने 1951 से 2000 तक के काव्य परिदृश्य का एक पुनरावलोकन किया है, प्रस्तुत किया है।
महत्वपूर्ण पुस्तक है। हरिशंकर शर्मा सृजन का आलोक पर्व। हाल ही में डॉक्टर नितिन सेठी के संपादन में ये पुस्तक आई है। हरिशंकर शर्मा जी की विभिन्न पुस्तकों पर जो समीक्षाएं प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं उन्हें, वो इसके अंदर संग्रहित की गई हैं। कबीर की बेदाग चादर, पंडित राधेश्याम कथावाचक, सफर एक शतिका, पत्रकारिता के अछूते प्रसंग, कला का लोकतंत्र, शहर की पगडंडियां, यायावरी के रंग, जीवन विमर्श, कविता के बहाने, लघु कथा एक उदास, लिख लिख भेजे पाती, तू हमको पुकारे हम नहीं, संवादहीनता के युग में, पंडित राधेश्याम कथावाचक, डायरी का व्याकरण। ये कुछ उनकी पुस्तकें आई थी डॉक्टर हरिशंकर शर्मा साहब की। इन सभी पुस्तकों पर जो प्रतिक्रियाएं समीक्षाएं उन्हें प्राप्त हुई, जगह जगह प्रकाशित हुई, उन सबका संकलन ये डॉक्टर नितिन सेठी साहब ने इकट्ठा करके उसे संपादित करके बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक के रूप में प्रस्तुत किया है। बोधि प्रकाशन, जयपुर का जो सुप्रसिद्ध प्रकाशन है, ये बड़ी अच्छी किताबें आजकल निकाल रहे हैं, उन्होंने इसको प्रकाशित किया है। डॉक्टर नितिन सेठी जी की ही समीक्षाओं का, जो उन्होंने विभिन्न पुस्तकों की समीक्षाएं की, उनके समीक्षात्मक आलेखों का ये संग्रह है, शब्दों से संवाद। आजकल बहुत समीक्षात्मक काम कर रहे हैं, बरेली शहर में ही रहते हैं ये। अनिल सूर आजाद की कृतियां एक अवलोकन, ये सुप्रसिद्ध लघु कथाकार हैं। इनकी जो पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, उन पुस्तकों पर ये प्रकाश डालती हुई एक पुस्तक है, जिसे रेखा पूनिया स्नेहल ने संपादित किया है। मोनिका प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित है ये पुस्तक। मुजफ्फरनगर के सुप्रसिद्ध कवि कथाकार डॉक्टर ए कीर्तिवर्धन, उनकी साहित्य साधना और व्यक्तित्व पर भाई अश्विनी कुमार आलोक जी के द्वारा संपादित ग्रंथ है, जिसमें उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर जितने भी विचार लोगों को प्राप्त हुए हैं, कुछ पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं, वो सब इसके अंदर, और काफी सारे स्मरणीय चित्र भी हैं जो इसके अंदर संकलित किए गए हैं। बरेली शहर के एक बहुत बड़े कथावाचक, जिन्हें पूरा देश जानता है, पंडित राधेश्याम कथावाचक जी, उन्होंने कई डायरियां लिखी। उन डायरियों का व्याकरण नाम से, डायरी का व्याकरण नाम से एक पुस्तक ये लिखी थी डॉक्टर हरिशंकर शर्मा साहब ने, जिसमें कथावाचक जी की बहुत सारी डायरियों का विश्लेषण है, बहुत सारी डायरियों को उनका टेक्स्ट, उनका एज इट इज इसमें प्रस्तुत किया गया है कई जगह, और उनका मायने क्या है, उन डायरियों का मायने क्या है, वो अपने समय का आईना बनकर किस तरह से हमारे सामने आती हैं, अपने समय का बहुत सारा विवरण हमारे सामने रखती हैं, वो सब उसका विश्लेषण इस पुस्तक के अंदर किया गया है। मधुदीप जी ने और डॉक्टर बलराम अग्रवाल साहब ने हिंदी लघुकथाकारों के संदर्भ में जानकारी देने के लिए एक बहुत बड़ा विश्व हिंदी लघुकथाकार कोश नाम से ये पुस्तक संपादित की थी, अभी कुछ 1-2 साल पहले 2018 में आई थी पुस्तक। ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसमें आप बहुत सारे लोककथाकारों की जानकारी, कई सारे लोककथाकार ऐसे हुए हैं जिनके बारे में बहुत विस्तार से पता नहीं है, लेकिन उन्होंने कहीं न कहीं उनकी लोककथाएं प्रकाशित हुई हैं, उनकी कुछ पुस्तकों की जानकारी मिलती है, वो भी इसके अंदर दी गई है। और यथासंभव बहुत सारे रचनाकारों का पूरा परिचय कि उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं और क्या क्या उन्होंने काम किया है लोककथा में, इस तरह की जानकारी इस पुस्तक के अंदर मिल जाती है। ये नई पीढ़ी की आजकल जो जद्दोजहद साहित्य के अंदर देखने को हमें मिलती है, उसके अंतर्गत बहुत सारे सोशल मीडिया पर समूह बने हुए हैं। उन्हीं में से एक कॉफी हाउस समूह है, व्हाट्सएप समूह है ये,
जिसका संचालन डॉक्टर संध्या राजेश तिवारी, शिखा रमेश तिवारी जी करती हैं, दोनों मिलकर के, और भी लोग इससे जुड़े हुए हैं। तो उन लोगों ने जो सामग्री ये अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर लगाते हैं, उनमें से कुछ चयनित सामग्री, जिसमें लोककथाएं भी हैं, कहानी भी है, संस्मरण भी है, कविताएं भी हैं, उनका एक संकलन डॉक्टर संध्या राजेश तिवारी और शिखा रमेश तिवारी के संपादन में ये पुस्तक आई थी कुछ ही दिन पहले, और इसे देवशिला प्रकाशन पटियाला ने प्रकाशित किया था। ये भी बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है और इसमें बहुत अच्छी रचनाएं आपको पढ़ने को मिलेंगी। डॉक्टर आभा सिंह कथाकार हैं, कवयित्री हैं, लोककथाएं लिखती हैं, कई विभिन्न विधाओं में काम करती हैं। आपने अभी हाल में भूटान की यात्रा की थी और भूटान यात्रा का बड़ा विस्तृत और बहुत खूबसूरत विवरण इस पुस्तक में, प्रार्थना झंडों के आगोश में भूटान, ये पुस्तक उन्होंने प्रस्तुत की है। जिन लोगों ने भूटान नहीं देखा है, भूटान के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, उन लोगों को ये पुस्तक मनोरंजक भी लगेगी और जानकारी देने वाली भी है। ये यहाँ छोटी छोटी दो कविता संग्रह, कविता संकलन रखे हुए हैं। एक ये कविता का नाम है और एक दूसरी का नाम है धूप एक गराम देती। ये मैंने इसलिए रखी है कि ये किताबें मुझे बहुत कुछ स्मरण कराती रहती हैं। मैंने संपादन का काम कहाँ से सीखा, साहित्य में मेरा प्रवेश कहाँ से हुआ, उसका ये पुस्तकें मुझे बखूबी स्मरण कराती हैं। हमारे अग्रज श्री नारायण सिंह निर्दोष, जो कि मेरे पहले मित्र भी रहे, साहित्य के क्षेत्र में अग्रज भी रहे और गुरु जैसा स्थान भी उनका मेरे जीवन में रहा है, जिन्होंने मुझे साहित्य के क्षेत्र में प्रवेश दिया, उनकी उंगली पकड़ करके मैंने चलना सीखा। उन्होंने ये दोनों पुस्तकें संपादित की थी और मेरा उस समय संस्था से जुड़े होने मुझे काफी लाभ देकर के गया कि पुस्तक की जो रचनाएं प्राप्त की, रचनाओं की प्राप्ति से लेकर के चयन और प्रकाशन तक की प्रक्रिया में मैं पूरी तरह से इसमें संलग्न रहा। और इस नाते अगर मैं ये कहूँ कि संपादन विधा के बारे में मैंने कुछ थोड़ा बहुत जो कुछ भी सीख पाया हूँ, वो इन्हीं पुस्तकों के प्रकाशन संपादन के दौरान जो मुझे अवसर मिला, उसी से मैंने सीखा। तो इसलिए दोनों पुस्तकों को मैंने आज इस प्रदर्शनी में विशेष रूप से रखा है। ये पूरा सेट है राम साहित्यिकी का। अब तक जब से पुनर्प्रकाशन मार्च 2010 में हुआ है, तब से अब तक 42 अंक आए हैं और ये पूरा सेट मेरे टेबल पर इसलिए रहता है कि कई बार कुछ जानकारी पुराने अंकों के बारे में लेना चाहते हैं तो मैं कम से कम इनमें से दे पाता हूँ। इसी के साथ इसी दौरान छड़का पर एक पत्रिका समकालीन छड़का नाम से निकालना हमने आरंभ की थी। हालांकि 2 अंक भी उसके आ पाए। ये पहला अंक है, ये दूसरा अंक है। डॉक्टर बलराम अग्रवाल जी इसके संपादन में हमारा मार्गदर्शन करते रहे हैं। ये पड़ाव और पड़ताल श्रृंखला की कुछ किताबें यहाँ पर मौजूद हैं। ये पहला खंड था और सबसे पहले संस्करण के रूप में जब ये आया था, तब ये एक बहुत छोटे आकार में पॉकेट बुक के आकार में आया था और ये उस पहले संस्करण की प्रति है, जिसमें नवदीप जी ने एक प्रयोग किया था जो बाद में एक वृक्ष की तरह से पल्लवित होता चला गया और आज उसके 32 खंड आ चुके हैं और आगे के कुछ खंडों की तैयारी चल रही है। इसमें उनकी अपनी एक थीम थी कि 6 लोककथाकारों की 11-11 लोककथाएं हों और उन पर प्रत्येक लोककथाकार की लोककथाओं का कोई मूल्यांकन करने वाला एक समीक्षक हो और उसके बाद सभी 66 लोककथाओं का भी कोई व्यक्ति समीक्षा करे, उनका विश्लेषण करे। वो सब चीजें इसके अंदर शामिल की गई। साथ में एक भूमिका के स्थान पर एक मुख्य आलेख भी रखा गया। इस संकलन का ये आलेख संभवतः डॉक्टर कमल किशोर गोयनका साहब ने लिखा था और उसमें लोककथा से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को उन्होंने उठाया था।
इसमें अशोक वर्मा, कमल चोपड़ा, कुमार नरेंद्र, मधुकांत, मधुदीप और विक्रम सोनी, इन 6 लोगों की 11 लोक कथाएं शामिल थी। और इनका जो समीक्षा की थी वो अशोक वर्मा जी की प्रोफेसर सुरेश चंद्र गुप्त ने, कमल चोपड़ा की डॉक्टर स्वर्ण किरण ने, लघु कथा और कुमार नरेंद्र की लघु कथाओं का विनय विश्वास ने, मधुकांत जी की लघु कथाओं का देवपुर जी ने, मधुदीप जी की रचनाओं का भगीरथ जी ने और विक्रम सोनी की लघु कथाओं का विश्लेषण सतीश दुबे साहब ने किया था। और सभी 66 लघु कथाओं का विश्लेषण डॉक्टर सुलेख चंद्र शर्मा साहब ने किया था। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक उसमें आई थी, जो बाद में जब दूसरी पारी मधुदीप जी ने आरंभ की तो यहीं से उन्होंने शुरुआत की थी। और शुरुआत होते होते लघु कथा के क्षेत्र में, खासतौर से समीक्षा समालोचनात्मक क्षेत्र में एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जो शायद मुकाम दोबारा मुझे नहीं लगता है कि हो पाए। अभी हाल में जो सबसे लेटेस्ट, तो ये सबसे नई पुस्तक जो अभी दिशा प्रकाशन से मधुदीप जी के संपादन में आई है, वो है लोक कथा की समीक्षा बिंदु। शायद ये एक ऐसा काम था जो लघु कथा में बहुत समय से प्रतीक्षित था। इस पुस्तक के अंदर 11 लोगों ने अपने अपने विचार आलेखबद्ध किए हैं और ये बताया है कि लघु कथा की समीक्षा किस तरीके से होनी चाहिए। हो सकता है कि कोई भी एक व्यक्ति इनमें से परिपक्व उतना मापदंड या मानकों को देने के संदर्भ में सिद्ध न हो पाया हो जितना की अपेक्षा की जाती है, लेकिन कुछ न कुछ बिंदु अवश्य हर आलेख में मिलेंगे। और इस तरह से मैं ये समझता हूँ 11 आलेखों को अगर हम समन्वित रूप में देखें तो लघु कथा के समीक्षा बिंदु हमारे सामने जरूर सामने आ जाएंगे। तो ये पुस्तक इस तरह से बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि ये पुस्तक कम से कम सभी लघु कथाकारों को जरूर पढ़नी चाहिए। मधुदीप जी की ही एक पुस्तक जो अपने आप में एक अनूठी पुस्तक है, और शायद ऐसा काम मुझे लगता है कि शायद ही किसी विधा में हो पाया हो। लघु कथा में तो कम से कम नहीं ही हुआ है कि किसी लेखक की एक लघु कथा के किसी प्रमुख पात्र को लेकर के बहुत सारे लोगों ने लेख लिखे। मधुदीप जी की अपनी एक लघु कथा है नमिता सिंह। उसकी जो पात्र है नमिता सिंह, उस पर लगभग 53 लोगों के आलेख इस पुस्तक के अंदर शामिल हैं। अब आप सोचिए कि 53 लोगों ने एक पात्र का विश्लेषण किया है, तो कितना महत्वपूर्ण वो पात्र रहा होगा और कितना कुछ इस पुस्तक से पात्रों के बारे में सीखा और समझा जा सकता है। तो मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। काफी कुछ इसी से मिलता जुलता एक कार्य मधुदीप जी के संपादन में और हुआ है, वो ये कि 66 लघु कथाओं को, जिनमें किसी एक लेखक की एक से अधिक लघु कथा नहीं है, यानी कि 66 लेखकों की 66 लघु कथाएं हैं और उनके प्रमुख पात्रों का विश्लेषण अलग अलग लोगों से करवाया गया है। तो पात्रों का प्रवेश, पात्रों का व्यवहार, ये जो चीजें होती हैं वो लघु कथा में बहुत महत्व रखती हैं। और मैं समझता हूँ कि उन चीजों को अगर ठीक से समझना है तो जितना महत्वपूर्ण पुस्तक मधुदीप की नमिता सिंह है, उतनी ही महत्वपूर्ण हिंदी की 66 लघु कथाएं और उनके प्रमुख पात्रों की पड़ताल ये पुस्तक है। आप समझ सकते हैं कि पड़ाव और पड़ताल श्रृंखला में कितना महत्वपूर्ण काम हुआ है, और इसे अगर समझा जाए, ठीक से पढ़े लोग समझे, तो नई पीढ़ी के लोगों से बहुत कुछ उम्मीद की जा सकती है। मधुदीप जी ने एक और काम किया था अभी कुछ वर्ष पहले, हिंदी की कालजयी लघु कथाएं, जो लघु कथा साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण लघु कथाएं लिखी गई हैं, उन लघु कथाओं को उन्होंने चयन करके इस संकलन के अंदर विश्लेषण के साथ प्रस्तुत किया है, जिसमें 1971 से पहले के 33 लघु कथाएं उन्होंने उससे पहले की ली हैं, जिनमें हर लेखक की एक ही लघु कथा शामिल है। और 33 लघु कथाएं 1971 से 2000 के बीच में लिखी गई हैं,
जो उस समय के लोककथाकारों की एक एक लोककथा लेकर के शामिल की गई है और इनका बहुत रोचक और बहुत विश्लेषणपरक व्याख्या की है सुप्रसिद्ध लोककथा समीक्षक समालोचक प्रोफेसर BL आत्सा साहब ने। काफी बड़ा आलेख है और बहुत अच्छे से चीजों को उन्होंने विश्लेषित किया है। मुझे लगता है कि ये पुस्तक भी बहुत महत्वपूर्ण है अच्छी लोककथाओं को समझने की दृष्टि से। मैं पड़ाव और पड़ताल श्रृंखला की केवल एक और पुस्तक का जिक्र करूंगा। ये है नई सदी की धमक। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि शुरू में जब 1971 के आसपास लोककथा आंदोलन शुरू हुआ था, उसके बाद संभवतः 1974 में भगीरथ दा ने एक लोककथा संकलन संपादित किया था, गुफाओं से मैदान की ओर। वो संकलन जिस तरीके से महत्वपूर्ण हुआ था, उसी तरह से इस वक्त भी कुछ संकलन आए हैं, जिनमें से ये संकलन नई सदी की धमक इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि 2010 के बाद जो लेखक आए हैं, हालांकि इसमें 2000 से शामिल करने की घोषणा थी, लेकिन 2000 से 2010 के बीच के 5-6 लेखक ही हैं, बाकी सारे लेखक 2010 के बाद के भी हैं इसके अंदर। तो उन लेखकों के प्रतिनिधि लोककथाओं को लेकर ये संकलन निकाला गया है और इस बात का ये प्रमाण प्रस्तुत करता है कि नई पीढ़ी लोककथा के को लेकर के कितना गंभीर है और उससे किस तरह की उम्मीदें की जा सकती हैं। तो मैं समझता हूँ एक आधारीय संकलन के तौर पर इस संकलन को लिया जा सकता है, खासतौर से नई पीढ़ी के संदर्भ में। तो बड़ा महत्वपूर्ण पुस्तक है और ये मेरा सौभाग्य है कि इस पुस्तक का विश्लेषण करने का मौका मुझे नकदी पैसा में दिया था और जितना मेरे से बन पड़ा है मैंने इसके अंदर उस विश्लेषण को प्रस्तुत किया है और मुझे कम से कम इस बात की खुशी रही है और मुझे बड़ी उम्मीद बंधी है नई पीढ़ी से कि नई पीढ़ी की इतनी मारक और इतनी विविधतापूर्ण लोककथाएं मुझे पढ़ने को मिली इस पुस्तक के माध्यम से। तो ये कुछ पुस्तकें थी जिनकी मैंने आपको चर्चा की। दिशा प्रकाशन मदवीर जी द्वारा जो काम किया गया है उसमें से हाल में कुछ लोककथा की आलोचनात्मक पुस्तकें आई हैं, जिनमें से डॉक्टर बलराम अग्रवाल की 2 पुस्तकें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। लघुकथा का प्रबल पक्ष और दूसरी पुस्तक है लघुकथा चिंतन अनुचिंतन। क्योंकि इस समय ये दोनों पुस्तकें काफी चर्चा में हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप में से जो लोककथा से जुड़े हुए लोग होंगे उन्हें ज्यादातर लोगों को इन पुस्तकों की जानकारी होगी। सुप्रसिद्ध कथाकार सुकेश साहनी जी, जो अपनी तरह की लोककथाएं लिखने के लिए जाने जाते हैं, बहुत सारे प्रयोग उन्होंने अपनी लोककथाओं में किए हैं। लोककथा को समय के साथ, अपने समय के साथ, अपनी परिस्थितियों के इस बदलते हुए समय की जो बदलती हुई परिस्थितियां हैं, जो तमाम जीवन में तकनीक प्रवेश कर रही है, उस सब चीजों को लेकर के लोककथा को अद्यतन करने वाले कथाकार के रूप में जाने जाते हैं। इनकी लोककथाओं का विश्लेषण किया है भगीरथ परिहार ने। कथा शिल्पी सुकेश साहनी की सृजन संचेतना, ये बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है और इस पुस्तक को पढ़ करके मैं समझता हूँ कि बहुत सारी लोककथाएं कहाँ से आरंभ होता है, उनकी क्या रचना प्रक्रिया होती है और एक जो प्रेरक बिंदु होता है वो किस तरह से लोककथा में बदलता है, ये चीज अगर समझनी है तो इस पुस्तक को पढ़ करके बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। लघु कथा की रचना प्रक्रिया, इसे समझने के लिए अभी हाल ही में भाई योगराज प्रभाकर जी, जो कि लोककथा कलश के संपादक हैं, उन्होंने एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया था ये कि उन्होंने कुछ प्रश्न डिजाइन किए थे और वो प्रश्न उन्होंने बहुत सारे समीक्षकों, समालोचकों, लोककथाकारों को उन्होंने भेजे थे और वो संभवतः 20 प्रश्न थे और उन 20 प्रश्नों पर उन लोगों के जो जवाब मिले हैं, उन जवाबों को प्रश्नों के साथ संकलित किया है। इस पुस्तक से निश्चित रूप से लोककथा की रचना प्रक्रिया को समझने में जो विविधतापूर्ण चिंतन होता है, क्योंकि बहुत सारे रचनाकार, बहुत सारे लेखक इसके अंदर शामिल हैं, तो उसे समझने में शायद बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। लघु कथा के एक
प्रखर हस्ताक्षर हैं डॉक्टर अशोक भाटिया। बहुत वरिष्ठ हैं और बहुत बड़े विद्वान हैं, अपने लेखन के लिए जाने जाते हैं। कई लोककथा संग्रह भी इनके आए हैं और लोककथा के समीक्षा समालोचनात्मक कार्य भी उन्होंने काफी ज्यादा किया है। तो उनकी ये एक समकालीन हिंदी लोककथा समालोचनात्मक पुस्तक है, जिसमें उन्होंने लोककथा के बारे में बहुत सारी चीजों पर विस्तार से रोशनी डाली है। इसमें करीब 8 अध्याय हैं। लघु अनंत लोककथा अनंता, हिंदी लोककथा का विकास, हिंदी लोककथा यथार्थ के आयाम 1, हिंदी लोककथा यथार्थ के आयाम 2, हिंदी लोककथा के प्रमुख रचनाकार जो है उनका परिचय दिया गया है इसके अंदर। समकालीन लोककथा शिल्प और भाषा, इस पर काफी विस्तार से लिखा गया है। हिंदी लोककथा कलात्मक उत्कर्ष के आयाम, ये भी बड़ा एक महत्वपूर्ण अध्याय है इस पुस्तक का। समकालीन हिंदी लोककथा उपलब्धियां और सीमाएं, अब तक जो कुछ भी लोककथा के अंदर उसके विकास के लिए किया गया है, संभवतः ये उस पर यह आलेख रहा है। तो इस तरह से ये बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक उनकी आई है। हरियाणा ग्रंथ अकादमी ने इसको प्रकाशित किया है। ये कुछ लघुकथा संग्रह हैं हमारे पास। इसमें ये वरिष्ठ पीढ़ी के कुछ संग्रह हैं। बैसाखियों के पैर, भगीरथ दादा का ये दूसरा लघुकथा संग्रह आया था, जिसे एजू क्रिएशन पब्लिशिंग हाउस ने प्रकाशित किया। और इसमें उनकी करीब 77 लघुकथाएं शामिल हैं। बड़े महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं, लघुकथा के सबसे वरिष्ठ हस्ताक्षर हैं आज की तिथि में। और लघुकथा पर उन्होंने प्रयोग भी काफी किए हैं। कई तरह की अलग अलग संदर्भों में लघुकथाएं लिखी हैं। तो एक बहुत महत्वपूर्ण संग्रह है, लोगों को पढ़ना चाहिए, नई पीढ़ी को विशेष रूप से। डॉक्टर बलराम अग्रवाल लघुकथा के वरिष्ठ हस्ताक्षरों में से प्रमुख लघुकथाकार हैं। ये इनके 2 संग्रह मेरे पास हैं, एक के बाद एक पिछले दिनों प्रकाशित हुए हैं। पीले पंखों वाली कलियां, इनमें कई उनकी महत्वपूर्ण लघुकथाएं शामिल हैं। और तैरती हैं पत्तियां, इसमें कई लघुकथाएं कई तरह के प्रश्न भी उठाती हैं। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण, कम से कम जो बदलाव लघुकथा में आ रहा है वो काफी कुछ इसमें प्रतिबिंबित हुआ है। तो ये 2 संग्रह हैं डॉक्टर बलराम अग्रवाल के। सुकेश साहनी सर बहुत वरिष्ठ लघुकथाकार। अभी मैंने जैसा कि बताया कि कई दृष्टियों से उनकी का लघुकथा में लेखन होता है और कई तरह के प्रयोग वो करते हैं। उनका ये सबसे ताजा संग्रह है, साइबर मैन, ये मेरे पास है। और इसकी भूमिका में उन्होंने कुछ लघुकथाओं के बारे में बताया, लिखी गई है, जो लघुकथा के प्रेरक बिंदु से लघुकथा के सृजन तक की यात्रा के बारे में काफी कुछ कह जाती है। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण संग्रह है मेरे ख्याल से। ये ऐसे संग्रह हैं कुछ जिन्हें नई पीढ़ी को जरूर पढ़ना चाहिए। मधुदीप जी को कौन नहीं जानता आजकल, अभी थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा की थी। उनके दिशा प्रकाशन के बैनर तले उन्होंने जो काम किया है, उनकी जो बाद की उन्होंने लघुकथा सृजन में 2 पीढ़ी उनके 2 कालखंड अलग अलग उनके लघुकथा सृजन के बनते हैं। पहली बार जब वो लघुकथा शुरू में लिखते थे वो तब एक संग्रह उनका आया था। उसके बाद जब उन्होंने अभी हाल में 2010 के बाद जब दोबारा से लघुकथा में सृजन शुरू किया है, तो उसके बाद की लघुकथाएं हैं वो इस पुस्तक के अंदर समय का पहिया में संग्रहित हैं। और कई तरह के प्रयोग उन्होंने किए हैं, वो अपने प्रयोगों के लिए जाने जाते हैं। वो प्रयोग वाली लघुकथाएं भी इस संग्रह के अंदर आपको मिलेंगी। अंधेरे में आंख, ये बड़ा चर्चित संग्रह रहा था। इसके भी शायद 2 संस्करण आ चुके हैं। मेरे पास पहले वाले संस्करण का ये पुस्तक मौजूद है। अशोक भाटिया साहब की है ये। भाटिया साहब बड़े वरिष्ठ लेखक हैं और बहुत अच्छा लेखन करते हैं। लघुकथा के एक और वरिष्ठ हस्ताक्षर हैं भाई सुभाष नीरव जी। उन्होंने भी लघुकथा में बहुत खूबसूरत लघुकथाएं दी हैं। उनका ये संग्रह आया था कुछ वर्ष पहले, सफर में आदमी।
बहुत चर्चित हुई थी इसकी लोक कथाएं, और मैं समझता हूँ कि नई पीढ़ी के लिए ये कुछ ऐसे संग्रह हैं जो काफ़ी कुछ सीखने का अवसर देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये संग्रह जरूर पढ़े जाने चाहिए। एक और वरिष्ठ लोक कथाकार विभा रश्मि जी, इनका ये संग्रह सांस लेते लम्हे। कई सारे लोगों को ये भ्रम रहा है कि जो कुछ बड़ी उम्र के रचनाकार बाद के समय में लोक कथा सृजन में आए हैं, शायद विभा दीदी उनमें से एक है। जबकि वास्तविकता ये है कि ये लोक कथा आंदोलन के समय से ही लोक कथा के साथ जुड़ी रही हैं और बहुत खूबसूरत लोक कथाएं लिखी हैं उन्होंने। इस संग्रह की लोक कथाएं पढ़ करके बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मुझे लगता है ये संग्रह भी नई पीढ़ी के द्वारा जरूर पढ़ा जाना चाहिए। वरिष्ठ लोक कथाकारों में डॉक्टर श्याम सुंदर दीप्ति एक बड़ा नाम है। इनका ये संग्रह भी हाल ही में प्रकाशित हुआ है, गुलाबी फूलों वाले कप। बहुत अच्छा संग्रह है। मूलतः ये दीप्ति जी पंजाबी भाषा के लेखक हैं संभवतः, लेकिन लोक कथा उन्होंने हिंदी में सृजित की है और बहुत अच्छा संग्रह ये उनका आया है। नई पीढ़ी के लोगों को ये संग्रह कुछ ऐसे हैं जो जरूर पढ़ने चाहिए, इनसे काफी कुछ सीखने को मिला है। अब मैं कुछ नई पीढ़ी के लोक कथा संग्रहों की बात करूंगा। अभी हाल ही में आया है, काफी चर्चित हो रहा है, अंधेरा उबालना है। डॉक्टर संध्या तिवारी की लोक कथाओं का ये संग्रह है, बोधि प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है और आजकल ये खूब धूम मचा रहा है। तो मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग इस संग्रह से परिचित होंगे। मेरी प्रिय लोक कथाएं डॉक्टर अनिल सूर आजाद का हाल ही में प्रकाशित लोक कथा संग्रह है। बहुत खूबसूरत 100 से ज्यादा लोक कथाएं इसके अंदर, 102 लोक कथाएं इसमें शामिल हैं। मोनिका प्रकाशन दिल्ली ने प्रकाशित किया है। लोक कथा की जो एक बीच की पीढ़ी ऐसी रही है जिसने बहुत महत्वपूर्ण काम और बहुत समर्पित भाव से काम किया है। ये 1990 के आसपास से जो लोग लोक कथा सृजन में जुड़े हैं, उनमें से संतोष सुपेकर एक बहुत बड़ा नाम है आज की तारीख में। इनके अब तक करीब 7 संग्रह आ चुके हैं लोक कथा के, जिनमें से 2 में यहाँ पे उपलब्ध हैं मेरे पास, हालांकि और भी होंगे, लेकिन इस समय में ये 2 संग्रह अपने हाथ में लिए हुए हूँ। हंसी की चीखें और भ्रम के बाजार में सामयिक घटनाओं, सामयिक परिस्थितियों, सामयिक बिंदुओं पर इनका लेखन रहता है और बहुत महत्वपूर्ण लोक कथाएं ये लिखते हैं। मेरे ख्याल से आप में से बहुत सौ ने पढ़ी होंगी उनकी लोक कथाएं। नहीं पढ़ी है तो पढ़ के देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। सुधा भार्गव ये भी एक वरिष्ठ पीढ़ी की रचनाकार हैं और इनका ये लोक कथा संग्रह है। मेरे ख्याल से दूसरा संग्रह है ये। इससे पहले इनका एक और संग्रह आया है, वो इस वक्त मेरे पास नहीं है। ये संग्रह है वेदना संवेदना। मेरी चुनिंदा लोक कथाएं पवन शर्मा जी बहुत चर्चित लोक कथाकार हैं, उनकी लोक कथाओं का ये संग्रह दिशा प्रकाशन से भी हाल ही में प्रकाशित हुआ है। कपिल शास्त्री नई पीढ़ी के प्रतिनिधि हस्ताक्षर, जिंदगी की छलांग, ये इनका पहला लोक कथा संग्रह है और बड़ी उम्मीदें बढ़ाता है। थोड़े से समय में इन्होंने जो अपने लोक कथा में जो परिवर्तन लाए हैं और जो दिखाया है कि आरंभ में इन्होंने 2013-14 की जो लोक कथाएं इनकी पढ़ेंगे आप और उसके बाद अब की लोक कथाएं पढ़ेंगे तो बहुत कुछ सीखने का प्रयास किया है इन्होंने और बहुत खूबसूरत लोक कथाएं इन्होंने इस संग्रह में दी हैं। एक कतरा रोशनी मधु जैन का ये भी एक नई पीढ़ी की सशक्त हस्ताक्षर है, इनका ये संग्रह है। लिखी हुई इबारत नई पीढ़ी के प्रतिनिधि हस्ताक्षर है ज्योत्सना कपिल। इनकी बहुत खूबसूरत लोक कथाएं इस संग्रह के अंदर हैं जो नई पीढ़ी के बारे में बहुत उम्मीद जगाती है। नई पीढ़ी की एक और प्रतिनिधि हस्ताक्षर है डॉक्टर नीरज शर्मा सुधांशु। उनका ये संग्रह है निशब्द नहीं मैं। काफी अच्छी लोक कथाएं हैं और आजकल प्रकाशन
के क्षेत्र में, संपादन के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं नीरज जी। चेतना भाटी नई पीढ़ी की एक प्रतिनिधि हस्ताक्षर, इनका खारी बूंदे नाम से संग्रह आया है, हाल ही में प्रकाशित हुआ है। सविता मिश्रा अक्षरा, ये भी नई पीढ़ी की एक प्रतिनिधि हस्ताक्षर है, इनका रोशनी के अंकुर नाम से ये संग्रह अभी कुछ ही दिन पहले प्रकाशित हुआ है। बहुत अच्छा संग्रह है, उम्दा संग्रह है। दैनिक दिनचर्या से जुड़े हुए बहुत सारे विषयों को उन्होंने इस संग्रह में उठाया है। वरिष्ठ पीढ़ी के एक हस्ताक्षर हैं भाई शराफत अली खान, उनका ये संग्रह है कीकर के पत्ते। जिसमें उनकी कई प्रतिनिधि लोककथाएं शामिल हैं। मांडवी प्रकाशन गाजियाबाद से प्रकाशित है। नई पीढ़ी की एक प्रतिनिधि हस्ताक्षर है बाड़ी दबे, इनका अस्थायी चार दीवारी ये संग्रह अभी कुछ एक वर्ष पहले संवत्सर 2016 में प्रकाशित हुआ था और काफ़ी अच्छी लोककथाएं इसमें संग्रहित हैं। सविता इंद्र गुप्ता, नई पीढ़ी को दिए जाने वाला दिशा सम्मान जिन 2-3 हस्ताक्षरों को मिला, उनमें संध्या तिवारी, सविता इंद्र गुप्ता शामिल थी दोनों, और इनका भी ये संग्रह ये शायद संभव पहला संग्रह है। काफी कई प्रतिनिधि लोककथाएं इनकी इसमें शामिल है, बहुत अच्छी लोककथा लिखती है। वरिष्ठ कवि कथाकार नरेश कुमार उदास, इनका भी एक लोककथा संग्रह कुछ वर्ष पहले आया था, माँ का छलनी हुआ सीना। मेरे ख्याल से जम्मू कश्मीर के पहले हस्ताक्षर हैं जिनका संग्रह मुझे कम से कम देखने को मिला है। वहाँ से काफ़ी कम संग्रह आए हैं, लेकिन ये एक संग्रह मुझे देखने को मिला है। अब कुछ संकलन उनका मैं जिक्र करूँगा जो विभिन्न संपादकों द्वारा संपादित हैं। बिहार की प्रतिनिधि लोककथाएं, काफ़ी पुराना संकलन है ये, डॉक्टर सतीश राज पुष्करणा साहब ने संपादित किया था। वरिष्ठ हस्ताक्षर हैं और बहुत महत्वपूर्ण काम उन्होंने किया है। कई लोककथा सम्मेलन आयोजित किए हैं, कई संकलन प्रकाशित किए हैं और समालोचना और समीक्षात्मक लेखन में भी पुष्करणा साहब का बहुत बड़ा काम रहा है। तो ये बिहार की प्रतिनिधि हिंदी लोककथाएं उन्होंने प्रकाशित किया था, संपादित किया था। 1988 में ये संकलन आया था, एक दुर्लभ पुस्तकों में से रखा जा सकता है। डॉक्टर अशोक भाटिया जी ने कथा संग्रह दस्तावेजी लोककथाएं, ये अभी पिछले कुछ एक वर्षों में ही 2020 में बल्कि आया है पहला संस्करण। अच्छा, मुझे लगा था शायद एक आध वर्ष पहले आया होगा। 2020 में ये पहला संस्करण इसका आया है और इसमें कई वरिष्ठ पीढ़ी के हस्ताक्षरों के साथ कुछ नई पीढ़ी के हस्ताक्षरों को भी इन्होंने शामिल किया है इसमें, और एक अच्छा संग्रह है। जो शामिल लोककथाकार हैं उनकी प्रतिनिधि लोककथाओं को इन्होंने लिया है इसमें। ये एक संकलन है लोककथा वर्तिका, नागपुर में रहती हैं उषा अग्रवाल पारस, उन्होंने संपादित किया था। और ये संकलन 2013 में उस वक्त संपादित हुआ था जब जो नई पीढ़ी में आज की तारीख में माने जाने वाले बहुत सारे रचनाकार प्रवेश कर रहे थे और 2000 बाद के कुछ रचनाकार प्रवेश कर चुके थे। तो उन लोगों की प्रतिनिधि लोककथाओं के साथ कुछ वरिष्ठ लोककथाकारों को भी इन्होंने परंपरा स्तंभ के अंतर्गत रखा था। तो ये एक महत्वपूर्ण संकलन इस मायने में है कि नई पीढ़ी जिस वक्त आ रही थी उस वक्त उस पीढ़ी को एक मंच दिया गया और बड़ी चुनिंदा लोककथाएं इस संकलन के अंदर शामिल की गई थी। डॉक्टर सतीश दुबे सर ने इसकी भूमिका लिखी थी और विस्तार से उन लोककथाओं पर उन्होंने अपनी बात रखी थी। अभी हाल में एक
संकलन आया है, नई पीढ़ी की बड़ी सक्रिय लघुकथाकार भी हैं, संपादक भी हैं और बहुत सारे दूसरी तरह के काम लघुकथा के विकास में योगदान करने की इच्छा से करती है। कांता राय जी, उन्होंने ये 2019 में लघुकथा संकलन प्रकाशित किया था, समय की दस्तक। प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा है इसका, एक साइड में परिचय, फोटो और कई लघुकथाएं हैं एक एक रचनाकार की। कुछ वरिष्ठ लघुकथाकारों को बाद में उन्होंने शामिल किया है। 2-3 लघुकथाएं लोगों की भी हैं इसमें और काफी महत्वपूर्ण संकलन है। समकालीन प्रेम विषयक लघुकथाएं और आसपास से गुजरते हुए, ये 2 संकलन नई पीढ़ी की प्रतिनिधि हस्ताक्षर ज्योत्सना कपिल ने संपादित किए हैं, जिसमें समकालीन प्रेम विषयक लघुकथाएं उन्होंने स्वतंत्र रूप से संपादित किया है और आसपास से गुजरते हुए ये उपमा शर्मा जी नई पीढ़ी की ये भी एक प्रतिनिधि हस्ताक्षर है, उनके साथ संपादित किया था मिलकर के। तो ये बड़े ही महत्वपूर्ण संकलन अयन प्रकाशन से प्रकाशित हुए थे। प्रतिनिधि लघुकथाएं नाम से एक वार्षिक संकलन संपादित करते हैं, प्रकाशित करते हैं भाई डॉक्टर कुमार प्रेमिल जी। तो ये उनका संकलन है जो उन्होंने, जिसमें कई लघुकथाकारों की प्रतिनिधि लघुकथाएं शामिल हैं। जब हम बात करते हैं गुफाओं से मैदान की ओर, तो अब उस श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए कि वो चीज कहाँ तक पहुंच चुकी है, इस दृष्टि से वर्तमान प्रदेश के प्रतिनिधि हस्ताक्षरों, प्रतिनिधि लघुकथाकारों को की प्रतिनिधि लघुकथाओं को लेकर के मैदान से मैदान की ओर ये भगीरथ प्रहलाद जी ने ही संपादित किया है, जिसकी भूमिका डॉक्टर बलराम अग्रवाल जी ने लिखी है और एक महत्वपूर्ण संकलन है। मैं समझता हूँ कि 2 विभिन्न स्थितियों, एक स्थिति वो थी जब लघुकथा आरंभ हुई थी, तब आया था गुफाओं से मैदान की ओर, और एक स्थिति आज की है कि हम लघुकथा में किस बिंदु पर खड़े हुए हैं, जिसका प्रतिनिधित्व करती है ये मैदान से दुकान की ओर संकलन। बहुत महत्वपूर्ण संकलन है। सफर संवेदनाओं का डॉक्टर जितेंद्र जीतू, जो कि स्वतंत्र समीक्षक समालोचक के रूप में लघुकथा के साथ जुड़े हुए हैं, और डॉक्टर नीरज सुधांशु, जो प्रतिनिधि लघुकथाकार हैं नई पीढ़ी की, उन दोनों ने मिलकर के संपादित किया है इस संकलन को। और इसमें नई पीढ़ी के साथ कुछ वरिष्ठ लघुकथाकारों की भी प्रतिनिधि लघुकथाओं को इसमें स्थान दिया गया है। तो बहुत महत्वपूर्ण संकलन है ये भी। बलिका प्रकाशन, जिसे नीरज सुधांशु जी स्वयं चलाती है, उसी प्रकाशन से ये प्रकाशित हुआ है। एक संकलन और है जिसे इन्हीं दोनों लोगों ने, यानी डॉक्टर जितेंद्र जीतू और नीरज सुधांशु जी ने संपादित किया है। लघुकथा में किसान लघुकथा में कम आ रहा था, लेकिन जितना भी आया है उन लघुकथाओं को सहेज कर इस संकलन के रूप में प्रस्तुत करने का एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया है। और किसान के जीवन से जुड़ी हुई, किसान के जीवन से जुड़े हुए विभिन्न बिंदुओं को रिप्रेजेंट करती हुई, उसका प्रतिनिधित्व करती हुई कई खूबसूरत लघुकथाएं इस संकलन में हैं। जम्मू कश्मीर से भी मैंने पहले थोड़ी देर पहले ही कहा था कि काफी कम काम हुआ है लघुकथा पर, लेकिन इस वर्ष जम्मू कश्मीर अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज एक साहित्य पर पुस्तक हर साल प्रकाशित करते हैं। तो 2017-18 और संभवतः 18-19 की पुस्तकों को उन्होंने लघुकथा को समर्पित किया है। तो ये 17-18 का संकलन है, जिसके अंदर मेरे ख्याल से 27 लघुकथाकार हैं। 24 लघुकथाकार हैं संभवतः इसमें। इन 24 लघुकथाकारों की कुछ प्रतिनिधि 4-4, 5-5 लघुकथाएं, किसी की 4 है, किसी की 5 है, लघुकथाएं लेकर के देश भर के रचनाकार इसमें शामिल हैं और बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है उन्होंने। क्योंकि जम्मू कश्मीर में लघुकथा तो उतना काम नहीं हो पाया है जितनी अपेक्षा की जाती है। तो ये मुझे लगता है ये काम जम्मू कश्मीर के लघुकथाकारों को बहुत प्रेरणा देने वाला सिद्ध होना चाहिए। एक संकलन मेरे पास और है जिसमें माँ पर केंद्रित लघुकथाएं शामिल हैं। केवल माँ पर केंद्रित लघुकथाओं का संकलन
मां शीर्षक से ही संपादित किया है वरिष्ठ लोक कथाकार निर्मला सिंह जी ने। तो ये कुछ संकलन थे मेरे पास लोक कथा के। कुछ विविध पुस्तकें हैं, कहानी संग्रह है उनकी। कहानी संग्रह एक खिड़कियों से झांकती आंखें, सुप्रसिद्ध कहानीकार सुधा ओम ढींगरा जी का कहानी संग्रह है। ये सिद्धना प्रकाशन से प्रकाशित है। डॉक्टर सतीश दुबे सुप्रसिद्ध लोक कथाकार, लेकिन कहानी के क्षेत्र में उनकी दखल बहुत ज्यादा थी। कई कहानी संग्रह उनके आए हैं, जिनमें से ये एक बहुत अच्छा कहानी संग्रह था, कोलाज। दुबे साहब ने उपन्यास भी लिखे हैं। कहानी, उपन्यास और लोक कथा तीनों विधाओं में काम किया है, लेकिन उन्होंने अपने आप को हमेशा लोक कथाकार के रूप में प्रस्तुत किया। जबकि ये कम से कम संग्रह ऐसा संग्रह है जो उनकी अंदर के कहानीकार के बारे में बहुत कुछ कह जाता है। 16 कहानियां इसके अंदर उनकी संकलित हैं। कोलाज। हाल ही में डॉक्टर राम नगीना मौर्य कहानी के क्षेत्र में एक बहुत चर्चित नाम सामने आया है। इन्होंने काफी अच्छी, और सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी भाषा आम जीवन से जुड़ी हुई भाषा है और कोई किसी तरह की कृत्रिमता नहीं है इनकी रचनाओं में। बहुत अच्छी कहानियां इन्होंने इसमें प्रस्तुत की हैं। सॉफ्ट कॉर्नर और भी संग्रह आए हैं। पंकज सुबीर चर्चित कहानीकार, उपन्यासकार। कसाब.गांधी@देवगदा.in बड़ा अपडेटेड नाम लग रहा है संकलन का, संग्रह का। इसमें इनकी करीब 11 कहानी संग्रहित हैं। सिद्धना प्रकाशन नाम से प्रकाशन भी चलाते हैं, वो पत्रिकाएं भी निकालते हैं। सुप्रसिद्ध कथाकार माधव नागदा, जो लोक कथा के क्षेत्र में बहुत चर्चित नाम है, उन्होंने कहानी के क्षेत्र में भी बहुत काम किया है। ये उनका एक कहानी संग्रह है, परिणति तथा अन्य कहानियां। 2012 में आया था बोधि प्रकाशन से। ढलता सूरज ढलती शाम, सिद्धेश्वर लोक कथाकार भी है, कहानीकार भी है। ये उनका कहानी संग्रह 2012 में आया था। वरिष्ठ कथाकार प्रबोध कुमार गोविल जी का थोड़ी देर और ठहर, काफी चर्चा में रहा था ये संग्रह। 2012 में प्रकाशित हुआ था दिशा प्रकाशन से। बड़े अच्छे कहानीकार हैं, लोक कथा में भी बहुत अच्छी दखल है। वरिष्ठ लोक कथाकार डॉक्टर बलराम अग्रवाल जी ने कहानियां भी लिखते हैं। उनका ये कहानी संग्रह खुले पंजों वाली चीज, बहुत आकर्षक शीर्षक है और बड़ी अच्छी उनकी कहानियां इसके अंदर संग्रहित हैं। कृष्णा तथा अन्य कहानियां, बरेली की कथाकार छाया अग्रवाल, इनकी कहानियों का ये संग्रह है। इसमें ये 2018 में प्रकाशित हुआ है। वरिष्ठ कथाकार शांति अग्रवाल जी की कहानी में कहानियां, ये कहानी संग्रह है। गीता पुस्तक केंद्र हैदराबाद, दिल्ली, लखनऊ तीनों जगह से प्रकाशन का कार्य करते हैं। ये वहां से प्रकाशित हुआ है। 17 कहानी उनकी इसमें शामिल है। कुछ कविता संग्रह है मेरे पास, अभी हाल ही में और काफी चर्चा बटोर रहा। ये कविता संग्रह है सोनो नदी, नारायण सिंह निर्दोष जी का, जो जिसमें एक अनूठी तरह की अपने ही किस्म की कविताएं हैं। बंजारा मन, ये वरिष्ठ कवि कथाकार रामेश्वर कामोज हिमांशु जी का कविता संग्रह है, जो हाल ही में प्रकाशित हुआ है। अयन प्रकाशन से।
कई चित्रकार जिन्होंने चित्रकारिता के क्षेत्र में काफी नए आयाम स्थापित किए हैं। संदीप राशिनकर साहब का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है, लेकिन राशिनकर साहब केवल चित्रकार नहीं है, बहुत अच्छे कवि भी हैं। उनकी जीवन संगिनी श्रीमती राशिनकर जी भी बहुत अच्छी कवित्री है। उन दोनों की कविताओं का ये संकलन है, जिसमें राशिनकर दंपति की प्रतिनिधि कविताएं इसमें शामिल हैं। एक दूसरे चित्रकार हैं, बहुत प्रसिद्ध चित्रकार हैं, बड़े चित्रकार हैं, विज्ञान भरत जी, नोएडा में रहते हैं। मैं जहां हूं बहुत अच्छी गजल लिखते हैं, और छोटी बहर की गजलों के लिए मेरे ख्याल से उनसे बड़ा कोई नाम नहीं है देश में। तो ये छोटी बहर की गजलों का उनके कुछ संग्रह आए थे, जिनमें से एक है मैं जहां हूं। बहुत उम्दा गजलें इसके अंदर शामिल हैं। चित्रकार के रूप में तो हम सब जानते ही हैं। शराबों में सफर करते हुए, ये कृष्ण सुकुमार जी बहुत वरिष्ठ गजलगो हैं, गजलकार हैं। उनकी प्रतिनिधि गजल राजा के सिर पर सिंह, ये डॉक्टर सुरेश चंद्र पांडे सपन, उनकी कुछ प्रतिनिधि कविताओं का संग्रह है, जो काफी पुराना संग्रह है। ये 1997 में प्रकाशित हुआ था। नवगीत के क्षेत्र में एक और छांदसिक कविता में काफी प्रतिष्ठित नाम है वरिष्ठ गीतकार पंकज परिमल का। इन्होंने उत्तम पुरुष यानी मैं और हम को केंद्र में रख कर के रचे उनके गीतों का ये संग्रह है, जिसमें एक उत्तम पुरुष के एक वचन और उत्तम पुरुष के बहुवचन दोनों को अलग अलग केंद्र में रख करके लिखे गए गीत उसमें शामिल किए हैं। और बहुत चर्चा में रहा ये संग्रह जब ये प्रकाशित हुआ था। 2013 में आया था ये संग्रह। बहुत खूबसूरत गीतों का संग्रह है। विनोद अष्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शामली एक छोटा सा नगर है, जहाँ रहते हैं विनोद अष्ट जी, और गजल के बहुत अच्छी गजलें लिखते हैं वो, और जिनके प्रतिष्ठित हस्ताक्षरों में माने जाते हैं। उनकी गजलों का संग्रह है ये। कुछ उनकी नज़में भी शामिल हैं इसमें। तेरे कदमों के निशान, माधव नागदा जी कथाकार तो है ही, लेकिन बहुत अच्छे कवि भी हैं। उनकी कविताओं का संग्रह आया था मैं शब्दों का कुंभकार। दो 2016 में प्रकाशित हुआ था। बहुत खूबसूरत कविताएं हैं इसके अंदर। आचार्य भानुदत्त त्रिपाठी मधुरेश, उनका जीवन गीत संग्रह है ये। संतोष सुपे का अभी हमने उनकी लघुकथाओं की चर्चा की थी, लेकिन बहुत अच्छे कवि हैं। कई कविता संग्रह के आए हैं, और हाल ही में ये कविता संग्रह राघव प्रकाशन इंदौर से प्रकाशित हुआ है। नटकार खाने की उम्मीद, बहुत खरी खरी अभिव्यक्ति होती है इनकी, जिसमें सामूहिक विषयों पर समकालीनता के संदर्भ में इनकी कविताएं और लघुकथाएं दोनों ही होती हैं, और बहुत अच्छा कविता संग्रह है। गजेंद्र कौशिक गर्म नदियां तैर कर, ये भी एक कविता संग्रह है। दर्द मेरा साथी, डॉक्टर बीएन सिंह कानपुर के रहने वाले हैं। अभी थोड़ी देर पहले इनके एक छिड़का संग्रह का मैंने जिक्र किया था। ये उनका 8वां कविता संग्रह है, मेरा दर्द मेरा साथी। कुछ विभिन्न पुस्तकें मेरे पास और भी हैं। बहुत कम लोग
आपको शायद जानकारी हो कि लघु प्रतिष्ठित लोक कथाकार श्री सुकेश साहनी जी ने किसी समय में एक जन सुलभ पेपर बैग्स नाम से प्रकाशन भी चलाया था, और इसके माध्यम से बहुत सस्ते मूल्यों पर, बहुत कम मूल्यों पर कई प्रतिष्ठित रचनाकारों की किताबें लेकर के आए थे, जिनमें कविता संग्रह भी थे, कहानी संग्रह भी थे और उपन्यास भी थे। ये मेरे पास कुछ पुस्तकें उसी समय की मौजूद हैं। पाश की कविताएं, ये संकलन संग्रह लेके आए थे। अज्ञात वास में सिद्ध, ये प्रहलाद श्रीमाली जी का कहानी संग्रह है। और संजीव ठाकुर का झुआ बिहार, ये एक लघु उपन्यास है जिसे जन सुलभ पेपर बैग्स से साहनी जी के सौजन्य से प्रकाशित किया गया था। ऊटी पर टगी आत्मा, कम लोगों को पता होगा कि रामेश्वर काम्बोज हिमांशु जी व्यंग्य बहुत अच्छे लिखते हैं, और ये उनका व्यंग्य संग्रह है जिसका समझते ये दूसरा संस्करण है, नहीं तीसरा संस्करण आया है। पहला संस्करण 1991 में आया था, दूसरा 2000 में, और तीसरा अभी 2020 में आया है। आप अंदाज लगाइए जिस पुस्तक के 3 संस्करण आ चुके हों वो संग्रह कितना पसंद किया गया होगा। तो ये एक नई जानकारी इस पुस्तक से मिलती है कि हिमांशु जी व्यंग्य बहुत अच्छे लिखते हैं। सड़क जो है सेकुलर है, कथाकार सूर्यकांत नागर जी का नाम हम सबने सुना हुआ है, लेकिन शायद उनके बारे में भी मध्य प्रदेश से बाहर कम लोग जानते हो कि वो बहुत अच्छे व्यंग्यकार हैं। हालांकि मध्य प्रदेश के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, उनके व्यंग्यों से परिचित हैं। तो ये उनका एक व्यंग्य संग्रह है, सड़क जो है सेकुलर है। अशोक भाटिया साहब भी बहुत अच्छे व्यंग्य लिखते हैं। लोकल विद्वान, ये उनकी पुस्तक है जो 2016 में आई थी। उनके बहुविधा व्यक्तित्व पर रोशनी डालती है। डॉक्टर मधुकांत विभिन्न विधाओं में लेखन करते हैं, लेकिन व्यंग्य में भी बहुत मारक लिखते हैं। चाली राम कुआरा रह गया, ये उनका व्यंग्य संग्रह, व्यंग्य आलेखों का संग्रह है। सुरेंद्र वर्मा इलाहाबाद में रहते हैं, वरिष्ठ साहित्यकार हैं, बड़े विद्वान हैं। कई विषयों पर उन्होंने समालोचनात्मक लेखन किया है। सृजनात्मक लेखन भी कविता के साथ उन्होंने कई विधाओं में किया है, और व्यंग्य बहुत अच्छे लिखते हैं। राम भविष्य, ये उनका व्यंग्य संग्रह 2011 में आया। तो ये कुछ पुस्तकें थी जिनका मैंने आपको संक्षिप्त परिचय दिया। आगे कभी हम प्रयास करेंगे कि विभिन्न विधाओं की पुस्तकों को विधागत क्लासिफिकेशन करके, उनका वर्गीकरण करके, और मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ, प्रदर्शित कर पाऊँ। क्योंकि लगभग इस जगह मैं खड़ा हूँ, मैं फिर से बताऊँ आपको कि कम से कम 1000 पुस्तकें यहाँ पर होंगी, लेकिन सभी पुस्तकों का रखरखाव पर मैं आपको दृष्टि नहीं दिला पाऊँगा, क्योंकि वो पुस्तकें कुछ ऐसे रूप में रखी हुई हैं जिन्हें ठीक से व्यवस्थित करना पड़ेगा। तो इस छोटी सी पुस्तक प्रदर्शनी के साथ मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है कि यदि ये प्रदर्शनी आपको अच्छी लगती है तो आप हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, ताकि हम आगे भी इस तरह का आयोजन कर सकें। और चूँकि मानता हूँ मैं, आप भी हमारी इस यात्रा के सहयात्री हैं, ऐसे में हमारे प्रत्येक वीडियो का आप तक पहुँचना जरूरी है। इसलिए यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आज अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा प्रत्येक वीडियो आप तक पहुँचता रहे। धन्यवाद।